हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम साइंस का चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे, हम इसमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और प्लैनेट्स के बारे में देख रहे थे। तो हम दो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में, मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट प्लैनेट था हमारा प्लैनेट, हमारा ग्रह यानी कि अर्थ, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही वो प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है और इसी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब ये जो कौन कौन सी कंडीशन है, इनमें से वो कंडीशंस इंक्लूड होती है कि अर्थ का जो सन से डिस्टेंस है वो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर टेम्परेचर रेंज बिल्कुल सही है। यहाँ पे पानी मिलता है जिसकी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी सूटेबल है लाइफ के लिए। एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, साथ के साथ एक ओजोन का ब्लैंकेट है जो कि लाइफ को ईजी बनाता है, लाइफ को सेव करता है। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from water and landmass on its surface. स्पेस से अर्थ का कलर ब्लू ग्रीन कलर दिखाई देता है क्योंकि अर्थ के मोस्टली पार्ट पे बच्चों हमें पता है कि वाटर है और लैंड मास, यानी कि कुछ जगह पे अर्थ लैंड है और कुछ मोस्टली जगह पे वाटर है, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से अर्थ का कलर हमें ब्लू ग्रीन दिखाई देता है स्पेस के ऊपर से। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. जो अर्थ की रोटेशन वाली एक्सिस है वो उसके प्लेन ऑफ द ऑर्बिट के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। ये जो टेढ़ापन है, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो प्लेन परपेंडिकुलर एक दूसरे के नहीं है, इसके कारण ही जो मौसम है वो अर्थ पे बनते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अर्थ के पास सिर्फ एक मून है, एक चांद है। मार्स, नेक्स्ट ग्रह है मार्स, जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। नेक्स्ट प्लैनेट जो है मार्स है, ये अर्थ के बाद नेक्स्ट प्लैनेट है। अर्थ के ऑर्बिट के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो मार्स है। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसका कलर थोड़ा सा रेड है जिसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के पास 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे कि हमारे पास एक है जिसको हम मून बोलते हैं, उस तरह से मार्स के पास 2 स्मॉल सैटेलाइट्स है जो कि नेचुरल है। येलो बॉक्स में देखिए मंगलयान। ISRO launched India's first Mars orbit mission Mangalyaan on November 5, 2013. It was successfully placed in orbit of Mars on September 24, 2014. With this, India became the first country in the world to do so in its first attempt. इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इंडिया से एक सैटेलाइट लॉन्च की थी मार्स के लिए, जिसको मंगलयान बोला गया था, और 5 नवंबर 2013 पे गई थी। और जो मार्स का ऑर्बिट है उसके अंदर वो सक्सेसफुली सितंबर 24, 2014 में पहुंच गई थी, जिसके कारण इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में इस तरह का सैटेलाइट भेजने के लिए जो मार्स के अराउंड चक्कर काट रहा था। इसके ऊपर बेटा एक मूवी भी बनी थी मंगलयान के ऊपर, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट हमारे पास प्लेनेट है जुपिटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 अर्थ समा सकती है। हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। इसका मास अर्थ से 318 गुना ज़्यादा है और ये इतना बड़ा है साइज़ में कि 1300 अर्थ इसमें आ सकती है, और ये अपनी एक्सिस के अराउंड बहुत स्पीडली रोटेट करता है। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जुपिटर के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स है। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट। इसके पास कुछ धारियाँ जैसी रिंग्स भी है जो कि थोड़ी फीकी है, फेंट है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। आप जुपिटर को आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि ये आसमान में बहुत ज़्यादा चमकता है।
If you observe it with the help of a telescope, you can also see 4 of its large moons. अगर आप जुपिटर को टेलीस्कोप की मदद से देखो तो आप जुपिटर के जो 4 मून हैं, बड़े बड़े 4 मून हैं, उनको भी ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सैटर्न यानी कि शनि, जिसको हम बोलते हैं। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। जुपिटर के बाद जो अगला ग्रह है वो सैटर्न है, जो कि येलो कलर का है। वट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। सैटर्न को जो सोलर सिस्टम में अलग करता है वो है इसकी सुंदर रिंग्स। दिस रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई। हम नेक्ड आई से इन रिंग्स को नहीं देख सकते, हम उसको छोटे टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सैटर्न के पास भी बहुत सारे अमाउंट में सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। एक इंटरेस्टिंग बात है सैटर्न के बारे में, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स। सैटर्न इज दैट इट इज़ द लिस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स, इट्स डेंसिटी इज लेस देन ऑफ वाटर। सारे प्लैनेट्स में से ये सबसे कम डेंस है, यानी कि इसका मास सबसे कम है। जो इसकी डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से भी कम है। नेक्स्ट प्लैनेट्स है हमारे पास यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के सबसे बाहर वाले प्लैनेट है। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। इनको सिर्फ बड़े टेलीस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। वीनस की तरह यूरेनस भी रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। यूरेनस की जो मोस्ट रिमार्केबल फीचर है वो क्या है? इट इज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। जो इसकी रोटेशनल एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड यानी कि टेढ़ी है। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। फिगर 17.24 देखिए, 17.24 में यूरेनस इन इट्स ऑर्बिटल पाथ, मतलब जो इसकी एक्सिस है, देखिए स्टूडेंट ध्यान से डायग्राम में, ये इस तरह से टिल्टेड यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी। एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। इसकी एक्सिस रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो टिल्ट होने की वजह से ही ये हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये रोल कर रहा है, यानी कि गोल गोल घूम रहा है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स। जो पहले 4 प्लैनेट्स है, जो सन से नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स है, वो नज़दीक है सन के बाकी 4 प्लैनेट से, इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। इनर प्लैनेट्स है वेरी फ्यू मून्स। इनर प्लैनेट्स के पास बहुत कम मून होते हैं। जो बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 5 प्लैनेट है जो बाहर वाले जो मार्स के बाद वाले 4 प्लैनेट है उनको हम क्या बोलते हैं? आर मच फार, दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। क्योंकि ये इनर प्लैनेट्स के बाद आते हैं तो इन्हें आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। इन आउटर प्लैनेट्स की क्या विशेषता है कि एक तो इनके अंदर रिंग सिस्टम मिलती है, रिंग सिस्टम अराउंड देम, और दूसरा इनमें नंबर ऑफ मून्स ज़्यादा होते हैं। इनर प्लैनेट्स में नंबर ऑफ मून्स कम होते हैं और आउटर प्लैनेट्स में नंबर ऑफ मून्स ज़्यादा होते हैं। तो आपको बच्चों याद रखना है कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के कुछ और मेंबर। देयर आर सम अदर बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स के अलावा और भी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी सोलर सिस्टम के मेंबर है। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी है जो सन के अराउंड रोटेट करती है पर प्लैनेट नहीं है, वो है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। ये देखिए डायग्राम में, ये मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट के बीच में, इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। इस डिस्टेंस के, इस गैप के बीच में कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है ये जगह, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। एस्टेरॉइड को सिर्फ बड़े टेलीस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट बॉडी है हमारी जो कि सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, कोमेट्स। कोमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। कोमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम का ही मेंबर है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स।
जो कॉमेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यानी कि इस शेप में वो रिवॉल्व करते हैं। हाउएवर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग, पर जो उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है कि वो एक चक्कर कितने समय में पूरा कर रहे हैं सन के अराउंड, वो बहुत लंबा है। A comet appears generally as a bright head with a long tail. कोमेट जनरली कैसे दिखाई देता है, उसका हेड ब्राइट है और एक लंबी सी उसकी पूंछ हमें दिखाई देती है। The length of the tail grows in size as it approaches the sun. जो इसकी टेल की लेंथ है, लंबाई है, वो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है जैसे ही कोमेट सन के नज़दीक जाता है। द टेल ऑफ द कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो कॉमेट की टेल है वो हमेशा सन से दूर रहती है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। देखिए डायग्राम में डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए कॉमेट। कॉमेट हमें इस तरह का दिखाई देता है, ब्राइट हेड और पीछे लंबी पूंछ, और इस तरह से कॉमेट है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सन के अराउंड। जब सन के नज़दीक जाता है तो इसकी टेल लंबी हो जाती है और इसकी टेल हमेशा सन से दूर रहती है, यानी कि उससे फार अवे रहती है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली। बहुत सारे कॉमेट्स हमें पीरियोडिकली दिखाई देते हैं। वन सच कॉमेट इज़ हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स। उनमें से एक कॉमेट है हेली कॉमेट, जो कि लगभग हर 76 ईयर्स के बाद विजिबल होता है, दिखाई देता है। इट हैज़ लास्ट सीन इन 1986। लास्ट हमें 1986 में दिखाई दिया था। अब आप काउंट करो कि 76 ईयर्स के बाद वो हमें कब दिखाई देगा। सुपरस्टिशंस अबाउट द कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में जो अंधविश्वास है, यानी कि जो भी बातें हैं वो क्या है। सम पीपल थिंक दैट द कमेंट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर सच एज वार्स, एपिडेमिक्स एंड फ्लड्स, बट दिस आर ऑल मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। Appearance of a comet is a natural phenomena. We have no reason to afraid it. इसके बारे में अफवाह फैली हुई है कि कमेट्स के बारे में, अगर कमेट्स हमें दिखाई देते हैं तो ये खतरे की निशानी है, जैसे कि लड़ाई की, या फिर कोई भी बुरी चीज़ होने वाली है, कोई भी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर है, बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो उनके लिए हमें आगाह करते हैं। जब भी कॉमेट्स दिखाई देते हैं तो कुछ भी खतरनाक, कुछ भी बुरा होने वाला है। पर ये सारी सिर्फ अफवाहें हैं और अंधविश्वास है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स। At night, when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. रात के समय जब आसमान साफ होता है और चांद नहीं होता, आपको आसमान में कुछ लंबी एकदम लाइट की स्ट्रिक्स से दिखाई देती है। These are commonly known as shooting stars, although they are not stars, जिसे हम जनरली टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। शूटिंग स्टार्स मतलब जबकि वो स्टार्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, मिटियोर्स। वो क्या है बेटा हमारे पास, मिटियोर्स, जिनको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। एक्चुअल में वो मिटियोर्स होते हैं। A meteor is usually a small object that occasionally enter the Earth's atmosphere. Meteor एक छोटे ऑब्जेक्ट है जो कि समय समय पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। At that time it has a very high speed. उस समय इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। The friction due to the atmosphere heats it up. एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्रिक्शन है वो उनको हीट कर देता है, यानी कि इनका टेम्परेचर बढ़ा देता है। इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली, जिसकी वजह से हीट की वजह से ये ग्लो चमकना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी इवेपोरेट यानी कि भाप बन के ख़त्म हो जाते हैं। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जिसके कारण जो ये हमें टूटते हुए तारे हैं यानी कि मिट्योर्स हैं, बहुत कम समय के लिए दिखाई देते हैं। आपको जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, ये स्ट्रीक ऑफ ए मिट्योर है। Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. कुछ meteor बड़े होते हैं और अर्थ तक पहुंचने से पहले वो पूरी तरह से इवेपोरेट नहीं होते, यानी कि अर्थ पे पहुंच जाते हैं। वो meteor जो कि अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, यानी कि इवेपोरेट नहीं हो पाते पूरी तरह से और अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed.
मीटियोर्स साइंटिस्ट को मदद करते हैं, साइंटिस्ट इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो किस मटेरियल से मिलके बना है। नेक्स्ट है हमारे पास मीटियोर शावर। ये क्या होता है हमारे पास, देखिए, व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ ए कॉमेट swarms of meteors are seen. These are known as meteors shower. Some meteor shower occur at regular intervals each year. You can find the time of their appearance from a scientific magazine or from an internet. meteor shower यानी कि बारिश होना meteors की, जब अर्थ कॉमेट के टेल को क्रॉस करती है यानी कि उसको पास करती है तो हमें इस तरह से बहुत सारे meteors दिखाई देते हैं जिसको हम meteor shower बोलते हैं। ये हर साल एक रेगुलर इंटरवल यानी कि एक फ़िक्स टाइम पे होते हैं। आप इसके बारे में कोई भी साइंटिफिक मैगज़ीन या इंटरनेट से पता कर सकते हो कि किस टाइम ये मीटियोर की शावर यानी कि मीटियोर की बारिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। आपने सुना होगा कि बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट करती है। You might wonder how artificial satellites are different from the natural satellites. आप जरूर सोचते होंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट से अलग क्यों होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड है यानी कि उनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ये अर्थ से लॉन्च की जाती है, ये अर्थ के अराउंड रोटेट करती है नेचुरल सैटेलाइट से नज़दीक, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ है तो ये अर्थ के नज़दीक ही रिवॉल्व करेगी, जबकि जो मून है वो थोड़ा दूर रिवॉल्व करता है और ये अर्थ के क्लोज यानी कि पास रिवॉल्व करती है। इंडिया ने भी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई है और लॉन्च की है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की थी वो थी आर्यभट्टा। क्या नाम था उसका? आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। और इंडियन सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम हैं इनसेट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट एक्सेट्रा। ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल जो कि इंडिया ने लॉन्च की है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। मेन एप्लीकेशंस हैं, दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, मौसम की जानकारी के लिए सैटेलाइट्स काम आती है आर्टिफिशियल। ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल्स, जो टीवी हम देखते हैं या रेडियो सुनते हैं उनके सिग्नल्स को सेंड करने के लिए काम आती है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, जो हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट काम करती है। और रिमोट सेंसिंग, जितनी भी हम रिमोट वाली चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लिए भी ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ये काम करती है। तो बच्चों आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है और इसके साथ ही आपका सिलेबस भी ख़त्म हो गया है साइंस का। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी तो आपको वो अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। जो चैप्टर आपके कट हुए हैं वो आपको भेज दिए गए हैं, वो आपको नहीं करने। बाकी चैप्टर्स आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करनी है और इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर 17 आपका लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 18 आपका कट चुका है, सिलेबस में नहीं है। बाकी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।